आज हम 1000 साल पीछे चलते हैं, जहां कुछ सोचने वाले लोग यानी थिंकर्स दुनिया और जीवन को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनकी बातें सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि स्कल्पचर यानी पत्थर की कलाकृतियों और आर्किटेक्चर यानी इमारतों की बनावट में भी नजर आती हैं। उनके आइडियाज आज भी जिंदा हैं। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे बुद्धिज्म पर, लेकिन ध्यान रखना बुद्धिज्म अकेला नहीं था। जैनिज्म, ब्राह्मणिज्म और ढेर सारी दूसरी ट्रेडिशंस थीं जो आपस में डिबेट यानी विचारों की बहस करती थी। इतिहासकार इस दौर को समझने के लिए बौद्ध, जैन और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स के साथ साथ मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक और इंस्क्रिप्शन यानी पत्थरों पर लिखी बातों का सहारा लेते हैं। इन इंस्क्रिप्शन में से सबसे शानदार है सांची का स्टूपा, जो इस चैप्टर का मेन हीरो है। सांची मध्य प्रदेश के भोपाल से 20 मील दूर एक छोटा सा गांव है, जहां पहाड़ी के नीचे कनखेड़ा में बुद्ध की स्टैच्यूज और स्कल्पचर बने हैं। 19वीं सदी में शाहजहां बेगम, जो भोपाल की नवाब थीं, ने अपनी किताब ताज उल इकबाल तारीख भोपाल में लिखा कि सांची के खंडहर देखकर उनका दिमाग हिल गया था। ये खंडहर यूरोपियन लोगों के लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम, एक ब्रिटिश अफसर, यहाँ हफ्तों रुके। उन्होंने ड्राइंग्स बनाई, इंस्क्रिप्शन पढ़े और स्टूपा के डोम में खुदाई की। डोम यानी सेमी सर्कुलर मिट्टी का गोल ढांचा, जो स्टूपा का मेन स्ट्रक्चर होता है। इसी में बुद्ध के रिलिक्स यानी बचे हुए अवशेष रखे जाते हैं और यही सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है। उनकी रिसर्च ने दुनिया को बताया कि सांची बुद्धिज्म का कितना बड़ा सेंटर था। 19वीं शताब्दी में फ्रेंच लोग सांची के पूर्वी गेटवे को फ्रांस के म्यूजियम में ले जाना चाहते थे, जो सबसे अच्छी हालत में था। कुछ इंग्लिश लोग भी यही चाहते थे, लेकिन सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। उन्हें असली गेटवे तो नहीं मिला, बस प्लास्टर कास्ट कॉपी से ही काम चलाना पड़ा, यानी नकली लेकिन हूबहू दिखने वाली कॉपियां। शाहजहां बेगम और उनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम ने सांची को बचाने के लिए ढेर सारा पैसा दिया, उन्होंने म्यूजियम बनवाया, गेस्ट हाउस बनवाया और जॉन मार्शल की सांची पर लिखी किताबों को फंड किया। अगर बेगम्स न होती तो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स और यूरोपियन म्यूजियम वाले इस हेरिटेज को लूट लेते। हेरिटेज यानी वो चीज जो हमारी पुरानी सभ्यता और कल्चर की निशानी हो और जिसे हम आज भी प्रिजर्व करके रखते हैं। आज सांची का स्टूपा अपनी जगह पर खड़ा है और 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। इन जगहों का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक या आर्टिस्टिक महत्व बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इनको संभाल कर रखा जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें देख सकें और समझ सकें। लेकिन अगर इन बेगम्स की दूर की सोच ना होती और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑन ऑफ इंडिया ने वक्त पर कदम ना उठाया होता, तो शायद आज सांची सिर्फ किताबों की एक भूली हुई लाइन बनकर रह जाता। ना वो गेटवे बचते, ना वो कहानियां और ना ही वो सोच जो पत्थरों में झलकती है। अब हम चलते हैं 1500 ईसा पूर्व के समय में, जब ऋग्वेद लिखा गया, जो सबसे पुराना वेद है। इसमें अग्नि यानी फायर गॉड, इंद्र यानी पावर और रेन के देवता और सोम यानी एक स्पेशल एनर्जी ड्रिंक की तारीफ की गई थी। उस समय यज्ञ करना सबसे जरूरी रिचुअल माना जाता था। यज्ञ यानी सैक्रिफाइस, मतलब चीजों को फायर में डालना ताकि देवता खुश हों। लोग गाय, अनाज और कभी कभी बेटा तक सैक्रिफाइस करते थे ताकि लॉन्ग लाइफ और हैप्पीनेस मिले। शुरुआत में यज्ञ पूरे कम्युनिटी के लोग मिलकर करते थे, बाद में घर का मुखिया ये करने लगा और फिर राजाओं और ब्राह्मणों ने बड़े बड़े यज्ञ करने शुरू किए, जैसे राजसूय और अश्वमेध, जो उनकी पावर को शो करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोग सोचने लगे कि लाइफ का असली मीनिंग क्या है, मौत के बाद क्या होता है, रीबर्थ क्यों होता है, क्या दुख से छुटकारा मिल सकता है। उपनिषद के थिंकर्स इन सवालों पर डीपली सोचने लगे। वो सेल्फ और अल्टीमेट रियलिटी के बारे में डिस्कशन करने लगे। कुटागारशाला जैसे सेंटर्स में 64 अलग अलग सेक्ट्स के बीच लगातार डिबेट्स होती थी। 6ठी सदी ईसा पूर्व में दुनिया भर में थिंकर्स का नया दौर शुरू हुआ। थिंकर्स जैसे कि कन्फ्यूशियस चाइना में, जरथुस्त्र ईरान में, सुकरात ग्रीस में और इंडिया में बुद्ध और महावीर। इन थिंकर्स ने पुराने रिचुअल्स और ब्राह्मणिकल परंपराओं को चैलेंज किया। बुद्ध ने कहा कि लाइफ को इंडिविजुअल चॉइस और बिहेवियर से बदला जा सकता है, ना कि बर्थ या कास्ट से। बुद्ध ने उस दौर की सबसे कड़क फिलॉसफीज को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया, जैसे आजीविकाएं, जो मानते थे कि सब कुछ पहले से फिक्स है, जो लिखा है किस्मत में वही होगा, इंसान कुछ कर भी ले तो क्या फर्क पड़ेगा। और लोकायत, जो कहते थे कि आत्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, जो दिखता है बस वही सच है, मतलब जियो, खाओ, मस्त रहो, यही असली लाइफ है। बुद्ध ने इन दोनों सोच को चैलेंज किया और एक तीसरा रास्ता दिखाया, जिसमें भाग्य नहीं, कर्मा अहम था, जिसमें दुख से भागना नहीं बल्कि उसे समझकर उससे बाहर निकलना सिखाया गया। एक ऐसा रास्ता जिसमें आत्मा की परछाई नहीं थी, लेकिन शांति की मंजिल जरूर थी। बुद्ध और महावीर की टीचिंग्स पहले ऑल ट्रेडिशन में थी। लोग उन्हें सुनते थे, याद रखते थे और आगे बताते थे। बुद्ध की डेथ के बाद उनके डिसाइपल्स यानी उनके स्टूडेंट्स ने 3 किताबों में ये बातें लिखी, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। पहला विनय पिटक, जिसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के रूल्स बताए गए, कौन क्या खाएगा, कैसे चलेगा, क्या बोलेगा, सब कुछ। दूसरा सुत्त पिटक, जिसमें खुद बुद्ध की बातें
कहानियां और स्पीच लिखी गई। और तीसरा अभिधम्म पिटक, जिसमें डीप फिलॉसफी थी। माइंड क्या है, दुख कैसे बनता है और मोक्ष कैसे मिलता है। ये टेक्स्ट पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे और बाद में संस्कृत, चाइनीज और तिब्बती में ट्रांसलेट हुए। फाफा जियान और जुआनजांग जैसे चाइनीज पिलग्रिम्स, यानी वो लोग जो किसी पवित्र जगह को देखने और समझने आते हैं, वो इंडिया आए, बुद्ध की धरती पर चले और फिर बुद्ध की टीचिंग्स को अपने देश चाइना तक लेकर गए। दीपवंश और महावंश जैसे श्रीलंकन टेक्स्ट्स में भी बुद्धिज्म का इतिहास दर्ज है। महावीर को जैनिज्म का फाउंडर माना जाता है, लेकिन जैन ट्रेडिशन में ये कहा जाता है कि उनसे पहले 23 तीर्थंकर और थे। तीर्थंकर यानी वो लोग जो दूसरों को जन्म मरण के चक्र से जैनिज्म मुक्ति का दिलाते मेन हैं। आइडिया है कि दुनिया की हर चीज में जान है, पत्थर, पानी, हवा, सब कुछ। इसलिए अहिंसा सबसे बड़ा रूल है। किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे। जैन थॉट बहुत पावरफुल था और उसने पूरे इंडियन फिलॉसफी को इन्फ्लुएंस किया। जैनिज्म में ये माना गया कि रीबर्थ कर्मा की वजह से होता है। जैनिज्म में मोक्ष यानी फुल आजादी तभी मिलती है जब इंसान खुद को पूरी तरह बदल दे। उसके लिए चाहिए तप, यानी ऐसा अनुशासन जहां शरीर भी चुप हो जाए और मन भी शांत। और चाहिए रिनंसिएशन, यानी सब कुछ छोड़ देना, ना पैसा, ना रिश्ते, ना घर, ना नाम, बस सिर्फ एक रास्ता। जैन मॉन्क्स और नन्स 5 व्रत लेते हैं। नो किलिंग यानी कभी किसी को न मारना, नो स्टीलिंग यानी चोरी न करना, नो लाइंग यानी झूठ न बोलना, नो सेक्स यानी अपनी अंदर की इच्छाओं को काबू में रखना, और नो प्रॉपर्टी यानी कोई भी चीज अपनी नहीं माननी, न घर, न पैसा, न सामान, सब कुछ छोड़कर जीना। यही उनका रास्ता है। जैन टेक्स्ट को प्राकृत, संस्कृत और तमिल में लिखा गया और मंदिरों की लाइब्रेरी में प्रिजर्व किया गया। इन टेक्स्ट्स में वो पूरा रास्ता बताया गया है जिससे इंसान सैल्वेशन तक पहुंच सकता है, यानी ऐसी फाइनल स्टेज जहां ना कोई जन्म है, ना मौत, ना दुख, ना मोह, बस शांति और आजादी हमेशा के लिए। बुद्ध का असली नाम था सिद्धार्थ गौतम। वो शाक्य कबीले के प्रिंस थे। उनके पास हर लग्जरी थी, लेकिन एक दिन शहर में घूमते वक्त उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार इंसान को और एक डेड बॉडी को। ये सब देखकर उनका माइंड शॉक हो गया। उन्होंने पैलेस छोड़ दिया और सच की तलाश में निकल पड़े। बौद्ध गया में मेडिटेशन के बाद उन्हें एनलाइटनमेंट मिला और वो बुद्ध बन गए, यानी वो जो जाग चुका हो। बुद्ध ने कहा, दुनिया अनिच्छा है, यानी कुछ भी परमानेंट नहीं, कोई परमानेंट सोल नहीं होती। दुख लाइफ का हिस्सा है और इससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, मिडिल पाथ, यानी न तो ज्यादा प्लेजर और न ही बहुत तप। बुद्ध ने कहा कि निब्बाना यानी फुल फ्रीडम और फाइनल सॉल्वेशन इंडिविजुअल एफर्ट से ही पाया जा सकता है। बुद्ध के फॉलोअर्स हर तरह के लोग थे, राजा, गृहस्थ, मजदूर और यहाँ तक कि गुलाम भी। उन्होंने एक संघ बनाया, यानी मॉन्क्स का ग्रुप, जहाँ हर कोई इक्वल था, भले ही उसकी कास्ट या सोशल स्टेटस कुछ भी हो। शुरुआत में सिर्फ मर्दों को संघ में शामिल किया जाता था, लेकिन बुद्ध के डिसाइपल आनंद की रिक्वेस्ट पर महाप्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी बनी, कई औरतें भिक्षुणी बनी और धम्म की टीचर कहलाई। इन्हें थेरी कहा गया। संघ में डिस्कशन और वोटिंग से फैसले होते थे, जो एक छोटी डेमोक्रेसी जैसा सिस्टम बन गया था। थेरिगाथा नाम का टेक्स्ट इन औरतों की लाइफ स्टोरीज को बताता है। जैसे पुन्ना एक दासी थी जो एक ब्राह्मण से डिबेट करती थी और उसे समझाती थी कि सिर्फ पानी से नहाने से कर्म नहीं धुलते। ये दिखाता है कि बुद्ध की टीचिंग सबके लिए थी। और फिर एक दिन बुद्ध ने इस दुनिया से विदा ली, लेकिन वो एक आम मौत नहीं थी, वो था महापरिनिब्बाना, यानी जब कोई इंसान फाइनल सॉल्वेशन पाले, ऐसा मोक्ष जहां से कोई वापसी नहीं होती। उनके शरीर से जो बचा वो बना रिलिक्स, राख, हड्डियां, उनके यूज की गई चीजें, और इन रिलिक्स को बांट दिया गया। अलग अलग जगहों पर हर जगह बना एक स्टूपा, यानी एक सेमी सर्कुलर मिट्टी का ढांचा, जहां लोग आकर उन्हें याद कर सकें और उनके रास्ते पर चलने की प्रेरणा ले सकें। अशोकावदाना नाम के टेक्स्ट के मुताबिक अशोक ने इन रिलिक्स को हर बड़े शहर में बंटवाया और स्टूपा बनवाए। 2री सदी ईसा पूर्व तक सांची, भरहुत और सारनाथ जैसे स्टूपा बन चुके थे। स्टूपा का बेसिक स्ट्रक्चर होता था एक अंडा जैसा माउंड, यानी मिट्टी का डोम, फिर एक हर्मिका यानी चौकोर बालकनी जैसी जगह, फिर यष्टि यानी लकड़ी का लंबा पोल, और सबसे ऊपर छतरी यानी छांव देने वाला स्ट्रक्चर। चारों तरफ रेलिंग और गेटवे होते थे जो सेक्रेड स्पेस को बाहर की दुनिया से अलग करते थे। गेटवे और रेलिंग पर इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि किन लोगों ने डोनेशन दिए। सातवाहन राजा, आइवरी वर्कर्स के गिल्ड्स यानी ट्रेड यूनियन, भिक्षु भिक्षुणियां और आम लोग भी डोनेशन देते थे। कुछ लोग अपना नाम, प्रोफेशन और परिवार के नाम भी खुदवाते थे। 1796 में अमरावती का एक माउंट मिला। एक लोकल राजा ने सोचा
शायद यहाँ कोई खजाना छिपा है। उसने पत्थर निकलवाने शुरू कर दिए, लेकिन उसे क्या पता था कि वो सिर्फ पत्थर नहीं, इतिहास की कहानियां तोड़ रहा है। बाद में कॉलिन मैकेंजी आया। उसने वहां के स्कल्पचर्स देखे और उन्हें अपने हाथ से ड्राइंग्स में उतारा। एक एक मूर्ति को कॉपी किया ताकि दुनिया जान सके अमरावती क्या था, लेकिन अफसोस वो ड्राइंग्स कभी पब्लिश नहीं हुई और वो कहानियां फिर से मिट्टी में दब गईं। 1850 के दशक में वॉल्टर इलियट ने अमरावती के स्कल्पचर लंदन और मद्रास भेज दिए, जिन्हें इलियट मार्बल्स कहा गया। सांची की डिस्कवरी 1818 में हुई। उसके 3 गेटवे खड़े थे, चौथा गिरा हुआ था। कुछ यूरोपियन लोग इसे भी ले जाना चाहते थे, लेकिन शहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने इसे बचा लिया। उन बेगम्स ने सिर्फ बात नहीं की, पैसा लगाया, म्यूजियम बनवाया ताकि हर मूर्ति सुरक्षित रहे, गेस्ट हाउस बनवाया ताकि रिसर्च करने वाले लोग वहां रुक सकें, और किताबों के लिए भी पैसा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि सांची क्या था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिर आया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार की वो टीम जो पुरानी इमारतों को ढाने से बचाती है, जिसने स्टूपा को साफ किया, उसकी दीवारों को संभाला और हर स्कल्पचर को सुरक्षित रखा। शायद इसीलिए आज सांची का स्टूपा उसी पहाड़ी पर खड़ा है, चमकता हुआ, और दूसरी तरफ अमरावती वो सिर्फ एक माउंट बनकर रह गया है। जैसे इतिहास वहां से गुजरा तो जरूर, पर ठहरा नहीं। सांची के गेटवे और रेलिंग पर बने स्कल्पचर सिर्फ डिजाइन नहीं थे, बल्कि वो स्टोरीज थे, जैसे वेसंतारा जातक, जिसमें एक प्रिंस सब कुछ दान कर देता है, अपनी फैमिली तक छोड़ देता है। फिगर 4.32 में एक रूरल सीन दिखाया गया है जहां ट्रीज और थैच्ड हट्स हैं। फिगर 4.33 में एक अर्बन सीन है जिसमें स्ट्रक्चर्ड आर्किटेक्चर नजर आता है। बुद्ध को भी सिंबल से दिखाया गया है, जैसे खाली सीट मेडिटेशन का सिंबल व्हील पहला सरमन दर्शाता है। स्टूपा महापरिनिब्बाना को दिखाता है। कुछ स्कल्पचर में एक औरत दिखती है जो ट्री को टच कर रही होती है। इसे कहते हैं शलभंजिका। ये कोई आम मूर्ति नहीं है, ये सिंबल है फर्टिलिटी का, यानी जीवन को जन्म देने की शक्ति का, और प्रॉस्पेरिटी का, यानी समृद्धि और बरकत की निशानी। गेटवे पर ऐसी मूर्तियां सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं थी, ये लोगों की उस सोच को दिखाती थी जिसमें नेचर और औरत दोनों को शक्ति का स्रोत माना जाता था। इसके अलावा कुछ स्कल्पचर में गजलक्ष्मी भी दिखती है। गजलक्ष्मी यानी लक्ष्मी देवी, जो कमल पर बैठी होती हैं और हाथी उनके ऊपर पानी बरसाते हैं। ये भी धन और सुख की देवी मानी जाती थी। और स्टूपा की रेलिंग पर सर्पेंट मोटिव्स भी मिलते हैं, यानी सांप जैसी आकृतियां। ये सब प्री बुद्धिस्ट बिलीफ्स से आए थे, यानी बुद्ध से पहले लोग पेड़, नदियों और जानवरों में भी शक्ति मानते थे। बुद्ध के आने के बाद भी ये सोच पूरी तरह गायब नहीं हुई, इसीलिए इन सब को स्कल्पचर में जगह दी गई। जेम्स फर्ग्यूसन को ये सब देखकर लगा कि सांची सिर्फ ट्री और सर्पेंट वर्शिप का सेंटर है, क्योंकि उन्हें बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स की डीप नॉलेज नहीं थी। अजंता की पेंटिंग्स जातक स्टोरीज को दिखाती हैं। इनमें शेडिंग टेक्निक का यूज हुआ, जिससे 3D इफेक्ट आता था। इन पेंटिंग्स में कोर्टली लाइफ, फेस्टिवल्स और डेली लाइफ भी नजर आती है। हैगियोग्राफी यानी सेंट्स की बायोग्राफी ने इन स्कल्पचर को समझने में मदद की, हालांकि ये हमेशा लिटरली एक्यूरेट नहीं होती थी। फर्स्ट सेंचुरी CE में बुद्ध की टीचिंग्स को मानने वालों की सोच में भी बदलाव आने लगा। पहले लोग बुद्ध को सिर्फ एक टीचर मानते थे, लेकिन बाद में एक सोच उभरी जिसमें बुद्ध को एक सवियर माना जाने लगा। सवियर यानी ऐसा इंसान जो खुद भी मोक्ष यानी साल्वेशन पा सकता है, लेकिन पहले दूसरों की मदद करता है। इसी सोच में एक और नया किरदार सामने आया, बौद्धिसत्व, यानी वो लोग जो खुद साल्वेशन पा सकते थे, लेकिन वो खुद मोक्ष लेने से मना कर देते थे, क्योंकि वो चाहते थे पहले बाकी लोग दुख से बाहर निकलें और फिर वो खुद मुक्त हों। ये सोच लोगों को बहुत पसंद आई और इसे कहा गया महायान, यानी ग्रेटर व्हीकल, यानी ऐसा रास्ता जिसमें ज्यादा लोगों के लिए जगह हो। और जो लोग पहले वाली सोच में ही विश्वास रखते थे, उन्हें महायान वाले हिनायान कहते थे, यानी स्मॉलर व्हीकल, यानी छोटा रास्ता। लेकिन पुराने फॉलोअर्स खुद को थेरवादी कहते थे। थेर यानी पुराने समय के बुद्ध के शुद्ध शब्दों को मानने वाले। इसी समय पौराणिक हिंदुइज्म भी डेवलप हुआ। वैष्णविज्म और शैविज्म पॉपुलर हुए। विष्णु के 10 अवतार माने गए, जैसे वराह जो एक सुअर के रूप में पृथ्वी को बचाता है, शिव को लिंग से रिप्रेजेंट किया गया। पुराण्स में सिंपल संस्कृत में स्टोरीज थीं, जिन्हें औरत शूद्र सभी सुन और समझ सकते थे। मथुरा में वासुदेव कृष्ण की पूजा शुरू हुई, जो धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल गई। स्टूपा के साथ साथ टेम्पल्स भी बनने लगे। शुरुआत में छोटे छोटे गर्भगृह बनाए गए, जहां भगवान की मूर्ति रखी जाती थी। धीरे धीरे ऊंचे शिखर बनने लगे। रॉक कट टेम्पल्स बने। रॉक कट टेम्पल्स का मतलब है एक ही पत्थर को काट कर बनाया हुआ। 3री सदी ईसा पूर्व में अशोक ने कुछ गुफाएं बनवाई। बाराबर की पहाड़ियों में ये गुफाएं किसी आम राजा या सैनिकों के लिए नहीं थी, बल्कि आजीविकाओं के लिए थी। अब आजीविकाएं कौन थे? ये वो लोग थे जो मानते थे कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो पहले से तय होता है, यानी फिक्स है। उन्हें लगता था कि इंसान कुछ भी कर ले, उसका फ्यूचर नहीं बदल सकता। उनके लिए सब कुछ डेस्टिनी यानी भाग्य से चलता है। इस सोच को
कहते हैं फेटालिज्म, यानी ऐसा विश्वास जिसमें कर्म की नहीं बल्कि किस्मत की ताकत सबसे ऊपर मानी जाती थी। आजीविकाएं बुद्ध और महावीर के समय के ही थे, लेकिन सोच उनकी एकदम अलग थी। फिर भी अशोक ने उनके लिए गुफाएं बनवाई क्योंकि वो हर सोच को सम्मान देना चाहता था। 8वीं सदी में कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में बना, जो एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया। महाबलीपुरम में रॉक कट पैनल्स बने, जैसे गंगा का डिसेंट और अर्जुन का तप। ये टेम्पल्स पूजा के साथ साथ स्टोरीज बताने वाली जगह बन गए। 19वीं शताब्दी में यूरोपियन स्कॉलर्स को इंडियन स्कल्पचर अजीब लगे क्योंकि उन्हें ग्रीक स्टैच्यूज के जैसे रियलिस्टिक न्यूड फिगर्स की आदत थी। अब ग्रीक यानी ग्रीस देश जो यूरोप में है, जिसे हिंदी में यूनान कहते हैं, वहां की मूर्तियां बहुत रियलिस्टिक होती थी। उनमें शरीर के हर अंग की डिटेल होती थी और कई बार मूर्तियां न्यूड यानी बिना कपड़ों के भी बनाई जाती थी। इसीलिए उन्होंने गंधारा बुद्ध को बेस्ट माना क्योंकि उसमें ग्रीक स्टाइल दिखता था। शुरुआत में जब यूरोपियन स्कॉलर्स इंडियन स्कल्पचर को देखते थे तो उन्हें बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि इन मूर्तियों को समझने के लिए सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। इन्हें समझने के लिए टेक्स्ट्स और कहानियों से जोड़कर देखना पड़ेगा। तभी जाकर पता चलता है कि कौन सा स्कल्पचर किस कहानी से जुड़ा है। कुछ स्कॉलर बौद्ध टेक्स्ट्स पढ़ने लगे, कुछ पुराण और महाकाव्य में डूब गए, कुछ लोगों ने हैगियोग्राफीज पढ़ी, यानी संतों की जिंदगी की कहानियां। इन कहानियों में कई बार सच्चाई और चमत्कार मिलकर कहानी बनाते हैं और यहीं से कई मूर्तियां समझ में आने लगी। लेकिन फिर भी कुछ स्कल्पचर ऐसे थे जिन्हें समझना आसान नहीं था, जैसे महाबलीपुरम का एक रॉक कट पैनल। अब रॉक कट पैनल का मतलब होता है चट्टान को काट कर बनाई गई एक बड़ी कहानी जैसी मूर्ति। उसमें इतने सारे कैरेक्टर और इतनी सारी एक्टिविटी है कि लोग आज भी बहस कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये गंगा का डिसेंट है, यानी जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थी और भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में थामा था। कुछ लोग कहते हैं ये अर्जुन का तप है, यानी जब अर्जुन जंगल में जाकर भगवान शिव को तप करके प्रसन्न करता है। अब ये कौन सी कहानी है, ये आज भी डिबेट का हिस्सा है। ऐसे डिबेट्स दिखाते हैं कि इंडियन स्कल्पचर को समझने के लिए डीप एक्सप्लोरेशन और सेंसिटिव माइंड जरूरी है। तो ये थी थिंकर्स, बिलीफ्स और बिल्डिंग्स की कहानी। 1500 ईसा पूर्व से लेकर तीसरी सदी CE तक बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म ने आइडियाज को रिचुअल्स में बदला और रिचुअल्स को स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में ढाल दिया। 1814 से 1989 तक सांची जैसे हेरिटेज साइट्स की डिस्कवरी और प्रिजर्वेशन ने हमें इतिहास से जोड़े रखा। सांची, अमरावती, अजंता, देवगढ़, ये सिर्फ पत्थर नहीं है बल्कि सोचने का तरीका है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इन्हें वैसे देख पाते हैं जैसे 2000 साल पहले के लोग देखते थे? शायद नहीं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इन पत्थरों में सोचने की आवाजें सुनाई देती हैं।